गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो मुझे इस बात की भी आशा है कि जो भी कार्य आपको ई लर्निंग के द्वारा करवाया जा रहा है, आप उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के अपने विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम पिछले विषय की थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। तो बताइए, अपनी पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? जी हाँ, अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक जो संचयन है उसमें से जो आपका तीसरा पाठ है, जो अंतिम पाठ है टोपी शुक्ला, वो शुरू करवाया था। और ये पाठ हमने 2 भागों में पढ़ा। पहले भाग में मैंने आधी कहानी बताई थी और दूसरे भाग में मैंने शेष रहती कहानी आपको बताई थी। बच्चों, हमारे पाठ का नाम था टोपी शुक्ला और उसके लेखक का नाम था राही मासूम रज़ा। और इस पाठ में हमने टोपी और इफ़न के बारे में पढ़ा, इफ़न की दादी के बारे में पढ़ा, टोपी के परिवार के विषय में पढ़ा, टोपी की दादी, उसके माँ, उसके पिताजी, उसके 2 भाई, उसके विषय में पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि टोपी को अपनी दादी से ज़्यादा प्रेम किसके साथ था? इफ़न की दादी के साथ। और उसका कारण क्या था? क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को अपने घर से मिलना चाहिए था, वो प्यार और अपनापन उसे किसके घर से मिलता था? इफ़न के घर से। इफ़न की दादी के यहाँ से उसे वो प्यार मिला। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की है कि जब हमें किसी से प्यार या अपनापन मिलता है तो हम सामने वाले की ना तो उम्र देखते हैं, ना ही मज़हब देखते हैं, ना ही रुतबा देखते हैं, ना ही पैसा देखते हैं। तो यही कुछ इस कहानी में भी हुआ था। तो आइए बच्चों, अब हम आज के विषय की बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो टोपी शुक्ला जो पाठ है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। और अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि इफ़न और टोपी साथ साथ में पढ़ते हैं और साथ साथ पढ़ते होने के साथ साथ वो अजीज़ दोस्त भी हैं। दोनों का व्यक्तित्व अलग रूप से विकसित हुआ है। दोनों को अलग अलग परंपराएं मिली हैं। इफ़न और टोपी के जीवन का विकास भी अलग अलग हुआ है। पर टोपी की कहानी में इफ़न एक प्रमुख पात्र है। उसके बिना टोपी की कहानी अधूरी प्रतीत होगी, क्योंकि टोपी का अजीज़ दोस्त है इफ़न, इसलिए वह इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? तो सबसे पहले तो आपको पीहर का मतलब पता होना चाहिए। पीहर का मतलब होता है मायका, अर्थात जो जहाँ पर लड़की के पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं। तो यहाँ पर इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी, अपने माता पिता के पास क्यों या मायके में क्यों जाना चाहती थी? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इफ़न की दादी एक ज़मींदार की बेटी थी, परंतु उनका विवाह लखनऊ शहर के एक मौलवी के साथ हुआ था और पीहर में किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी। ज़मींदार की बेटी होने के कारण उनके घर में दूध, दही और घी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। गांव का जीवन उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब वो लखनऊ में शादी करके आई तो इस बात की शिकायत उन्हें हमेशा ही अपने पति से रही थी। क्योंकि यहाँ पर जब वो अपने पति के घर में वो जो खुलापन या आज़ादी उन्हें अपने पीहर में मिलती थी, वो आज़ादी उन्हें वहाँ नहीं मिलती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो दादी को हमेशा याद आती रहती थी, और वो यादें किसकी थी? उनके मायके की। उन्होंने अपने हाथ से वहाँ पर जो आम का पेड़ बोया था
उसकी उन्हें याद आती थी, उसके मीठे फलों की उन्हें याद आती थी, तो स्वाभाविकता के कारण मतलब नेचुरली उन्हें अपने पीहर अर्थात मायके की याद आती रहती थी। इसीलिए इफ़न की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। इसका कारण ये है कि इफ़न की दादी की शादी एक मौलवी से हुई थी और मौलवी के परिवार में शोर शराबा भला कैसे हो सकता है। इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाना चाहती थी। उन्होंने अपने गांव में हिंदू परिवारों में शादी विवाह के अवसर पर गाने बजाने की परंपरा को देखा था। दादी भी अपने बेटे की शादी में इस परंपरा को अपनाना चाहती थी, किंतु मौलवी पति ने मना कर दिया। मौलवी के घर भला गाना बजाना कैसे हो सकता था। इसीलिए दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। अगर आपको ये किस्सा याद है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। एक दिन टोपी अपने परिवार के साथ खाने की मेज़ पर भोजन कर रहा था। टोपी को बैंगन का भुर्ता कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। उस समय उसकी माँ राम दुलारी भोजन परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। इतना सुनते ही टोपी के परिवार में कोहराम मच गया। उसकी माँ तथा दादी ने माना कि किसी मुसलमान लड़के से टोपी ने दोस्ती कर ली है। इसे परंपराओं की दीवार तोड़ने वाला कदम माना गया और टोपी की खूब पिटाई की गई। तो उस दिन टोपी की बड़ी ही दुर्गति अर्थात उसकी बड़ी बुरी दशा इसलिए की गई क्योंकि उसने अपने घर में माँ शब्द की जगह अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो बच्चों, इस दिन का टोपी के जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि उसी दिन उसका जो अजीज़ दोस्त इफ़न था, उसके पिता की बदली हो जाने के कारण इफ़न और उसका परिवार मुरादाबाद चला गया था। और उसी दिन टोपी ने ये प्रतिज्ञा की कि वो ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। वास्तव में टोपी को ऐसा लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते, इसलिए अपने जीवन के इस अधूरेपन को उसने इफ़न और उसकी दादी से पूरा किया था। लेकिन अब तबादला होने के कारण इफ़न का परिवार मुरादाबाद चला गया था, इसलिए 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न। टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों की। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत प्यार मिला था, ये तो आपको भी पता है बच्चों। टोपी को उनके पास रहना अच्छा लगता था। दादी की भाषा, उनका भोलापन उसे अच्छा लगता था। टोपी को अपनी दादी से नफ़रत थी। तो बच्चों बताओ, टोपी को अपनी दादी से क्यों नफ़रत थी। सोचो, मुझे पता है आपको पता होगा क्योंकि आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप तो दे पाओगे। तो बताइए कि टोपी को अपनी दादी से इसलिए नफ़रत थी क्योंकि उसकी दादी उसे हमेशा डांटती रहती थी और इफ़न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए टोपी ने इफ़न के सामने दादी बदलने की बात की। ये बच्चों के भोलेपन का सुंदर नमूना है। नमूना है का मतलब होता है उदाहरण है। तो बच्चों, आपने इस प्रश्न का उत्तर सोचा था ना। जी हाँ, और इसलिए सोच लिया होगा क्योंकि आप सबने इस पाठ को अच्छे से समझा भी और पढ़ा भी था। तो चलिए, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। स्नेह का मतलब होता है प्यार। तो बच्चों, आप बताओ मुझे
कि इफ़न अपने घर में अपनी दादी से ही ज़्यादा प्यार क्यों करता था? सोचो। जी हाँ, मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने सोच लिया है। क्योंकि इफ़न को अपनी दादी से इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि उसकी दादी उसे कभी भी मारती नहीं थी। उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। उसके घर में उसके पिता थे, बहन, माता, छोटी बहन नुज़हत भी थी। उनसे भी वो बहुत प्रेम करता था, पर सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी दादी से ही मिलता था। और दादी उसे रात के समय ढेर सारी कहानियाँ भी तो सुनाया करती थी। इसीलिए पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही ख़ास तौर से प्रेम था। बच्चों, अब हम 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न है, इफ़न की दादी के देहांत के बाद, देहांत क्या होता है? मृत्यु के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? सोचो बच्चों, अगर ये किस्सा आपको याद हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए लगने लगा क्योंकि उसे प्यार करने वाली दादी अब उस घर में नहीं रही थी, क्योंकि उनका देहांत हो गया था। इफ़न के पूरे घर में टोपी केवल दादी से ही बहुत ज़्यादा घुला मिला था। वह परिवार के अन्य सदस्यों से बात भी नहीं करता, ना उनके पास बैठता। दादी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। वह टोपी का हाल चाल पूछती। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती थी। इफ़न की दादी की मौत के बाद से ही टोपी को इफ़न का घर बेगाना सा लगने लगा। दूसरे पारिवारिक सदस्यों से ज़्यादा स्नेह ना होने के कारण उसे खाली सा घर लगने लगा था। लेकिन वो घर किसका था? इफ़न का घर। तो प्रश्न हमारा यही था कि इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली क्यों लगने लगा था। बच्चों, अगला प्रश्न करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको प्रश्न उत्तर समझ तो आ रहे हैं ना? अगर फिर भी आपको लगता है कि प्रश्न उत्तर आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो आप दोबारा से मुझसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। मुझे पता है बच्चों, प्रश्न सुनते सुनते थोड़े से ऊब गए होंगे। ऊबने का मतलब क्या होता है? बोर हो गए होंगे। पर बच्चों, बोर नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हमने पढ़ाई करनी है और बहुत मेहनत करनी है ताकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में से अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए कि इफ़न की दादी और टोपी जो है, एक तो अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग जाति के थे, पर फिर भी एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। वो अनजान और अटूट रिश्ता कौन सा था? प्रेम का था, प्यार का था, अपनेपन का था। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग धर्मों के होते हुए भी प्रेम की डोर से एक दूसरे से बंधे थे। इफ़न की दादी मुसलमान परिवार से जुड़ी हुई थी, जबकि टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इफ़न की दादी से बहुत ज़्यादा अपनापन मिला और प्यार मिला। दोनों के बीच ना तो धर्म की समानता थी, ना संस्कृति की, और ना ही उम्र की। इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। टोपी ने तो इफ़न के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई, लेकिन इफ़न की दादी से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म एवं जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यता का मतलब क्या होता है? ज़रूरी तौर पर मानवता के मूल्यों को नहीं समझते, उनके महत्व को आंक नहीं पाते हैं, उनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। समाज में मानवीयता अर्थात इंसानियत के गुण को पहचानने के लिए टोपी एवं इफ़न की दादी के प्रेम की उदाहरण हम ले सकते हैं कि दोनों में उम्र का अंतर था, धर्म का अंतर था, जाति का अंतर था, परंतु फिर भी दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन
दूर कर दिया था और एक दूसरे के बीच में उन्होंने अपनापन ढूंढ लिया था। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए। पहला, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ज़हीन का मतलब होता है बुद्धिमान। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दिया जा सकता है। इसका पहला कारण क्या है? टोपी काफ़ी तेज बुद्धि का बालक था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जैसे ही टोपी पढ़ने बैठता, वैसे ही उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू उसे किसी न किसी काम से उठा देता। उसकी माँ भी नौकरों से सामान ना मंगवाकर उसे सामान लेने के लिए बाजार भेजा करती थी। और जो छोटा भाई भैरव था, वो उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता। दूसरे वर्ष टोपी को टाइफाइड हो गया। इस प्रकार टोपी 2 बार फेल हो गया। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के यही कारण थे। इसी प्रश्न का अब हम भाग ख करते हैं। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कि टोपी कैसा महसूस करता था जब वो कक्षा में फेल हो गया था? तो इसका उत्तर है, टोपी को अनेक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जब वह पहली बार 9वीं कक्षा में फेल हुआ, तब उसके सभी दोस्त 10वीं कक्षा में चले गए। अब उसके साथ उससे छोटी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी बैठते थे। उन छोटे बच्चों के साथ उसकी मित्रता ना हो सकी। जब उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे तो वह चुपचाप सहन कर लेता था। अगले वर्ष जब वह दोबारा फेल हो गया, तो अब 7वीं कक्षा के विद्यार्थी उसके सहपाठी थे। अध्यापक भी उसकी उपेक्षा करते थे, मतलब नज़रअंदाज करते थे। जब वह मेहनत करके प्रश्न के उत्तर देता, तब भी उससे कोई नहीं पूछता था। अंग्रेजी के अध्यापक ने भी जब उसने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, तो अगले वर्ष उत्तर देने को कहा। उसने कहा कि तुमसे तो हम अगले साल पूछ लेंगे। यह सुनकर टोपी बहुत लज्जित हुआ, अर्थात शर्मिंदा हुआ। बच्चों की मजाक उड़ाती हंसी से वह स्वयं को बहुत ही लज्जित शर्मिंदा महसूस करता था। तो बच्चों, इस प्रकार की भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि ये जो स्थिति है वो किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो हमें उस विद्यार्थी या उस साथी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके मनोबल को तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। अब बच्चों, आप सबको पता है कि टोपी को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब वो कक्षा में फ़ेल हो जाता है तो उसके साथी जो विद्यार्थी हैं वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अध्यापकों ने भी उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब आपको पता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पर छोड़ती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे तथा लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अगली कक्षा में इस प्रश्न के उत्तर पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना बेटा कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आपने पाठ को आसानी से समझ लिया है, अगर पाठ को आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये काम अब आपका रहा कि इस प्रश्न के उत्तर को आप खुद अपने दिमाग से सोचकर लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न करते हैं। इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टोडियन का अर्थ क्या है। कस्टोडियन अर्थात एक ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा विभाग जो ऐसी संपत्ति को अपने कस्टडी या संरक्षण में रखता है जिस संपत्ति पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। मतलब जहाँ पर कोई नहीं रहता है, किसी को उस प्रॉपर्टी या संपत्ति के बारे में नहीं पता होता, तो जो कस्टोडियन मतलब ये डिपार्टमेंट जो होता है उस प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में ले लेता है। अब इफ़न की दादी पूरब में किसी जगह की रहने वाली थी, ये तो पता है आपको। वह विवाह के पश्चात कहाँ आ गई थी? लखनऊ आ गई थी। और विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय उनके मायके के लोग अपना घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। उनके जाने के बाद पीछे बचा वह घर लावारिस हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब कोई नहीं रहता था। जब इफ़न की दादी की मृत्यु निकट थी तो उनकी जो स्मरण शक्ति, मतलब उन्हें याद ही नहीं था कि वो घर अब
उस घर का क्या हुआ या वहाँ पर अब कौन रहता है। उन्हें यह भी याद आ रहा कि अब उनका घर कहाँ है। उनके सभी घर वाले कराची में रह रहे थे, इसलिए जब उनके घर का कोई वारिस नहीं रहा तो उनके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इन प्रश्नों के साथ ही हमारे टोपी शुक्ला पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो ख़त्म हो गए हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक प्रश्न जो है वो मैं समझाऊं और ऐसा ही मैंने किया भी है, ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये आपको पता चल सके। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने के योग्य हो सकेंगे। तो बच्चों, आज के विषय की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ और अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।